और आधा किलो वज़न कम करने में आपको 3000 कैलोरी डेफिसिट चाहिए। जितना स्लो वेट लूज़ करते हो उतना फैट लूज़ करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो बहुत खाते हैं बट वो मोटे नहीं होते, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नहीं खाते पर मोटे होते हैं। मेटाबॉलिज्म में इतना डिफरेंस क्यों होता है? इज इट जेनेटिक? ऐसे मेल्स स्पेशली देखती हूँ जो इतने लीन होते हैं और उनकी तोंद हमेशा बाहर होती है। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, अगर मुझे 2 या 3 ऑप्शंस पिक करनी है, what are the safest 2 or 3 options that you will suggest to people who are traveling continuously? अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बाहर का जो मीट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो क्लीन नहीं करते। चाहे वो कितना ही ग्रिल्ड चिकन बोले, लेकिन दे डू ग्रिल इट विद द फैट लेयर ऑन। कितना प्रोटीन इज टू मच प्रोटीन? Women should eat. In fact, they must eat in that 1 hour in the morning, within the first 1 hour. A breakfast higher in protein is the best. और ये एक myth है कि खाने के पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए. It's a clear myth. And gut health is priority. Your stomach should be clearing every day. You can't let it build it up. पता है सिंपल तरीका HbA1c कम करने का या डायबिटीज को भी कंट्रोल करना? Thank you so much, Mrs. Mitushi, to join us today. It's a pleasure to have you. I was going through your Instagram, and I must appreciate that there were things that I really found out from there. I saw a lot of pictures जहाँ पर आप छोले भटूरे खा रही हैं और और सारी चीज़ें खा रही जो हमें लगता है कि जंक है। आप थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्योंकि जब आपकी न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी कोच इस तरह की चीज़ें करे तो आई थिंक एवरीबडी विल गेट काइंड ऑफ इंट्रिग्ड अबाउट दैट। Yes, absolutely. Thank you so much, Ridhima, for inviting me here. It's pleasure is all mine. Now, yes, तो मैं जब ये सब खाती हूँ ये डेलिबरेटली करती हूँ, बिकॉज सच्ची बात बताऊँ, अगर मैं सीधा साधा खाना डाल के अगर मैं बात करूँगी कोई सुनता भी नहीं है। हेल्थ की बात करोगे कोई नहीं सुनेगा। ऐसा खाना खिलाती हूँ तो कम से कम आई गेट अटेंशन। नाउ इट्स नॉट जस्ट फॉर द रील दैट आई एम डूइंग, ये करती भी हूँ। मेरे घर में मैं किसी भी खाने को चीट नहीं बोलती। तो रीज़न ये है, जब आप चीट किसी चीज़ को बोलते हो आप नेगेटिविटी अटैच करते हो उसके साथ। तो मैं ये कहती हूँ जब आप खाना खाते हो आप उसको पॉजिटिव कोनोटेशन के साथ ही देख के खाना खाइए, चाहे छोला भटूरा हो, चाहे व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैलोरी लिमिट कितनी है। उसमें से अगर 80-20 रूल हम फॉलो कर लें तो 80 टाइम्स हमें हेल्दी खाना है, मतलब न्यूट्रिशियस खाना है। बाकी 20 टाइम्स आप इंडल्जेंस में भी जा सकते हो, जो आप रियली खाना चाहते हो, विच इज़ नॉट सो कॉल्ड हेल्दी। लेकिन उससे क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी आती है। अगर आप 100% अच्छा क्लीन खाते जाते हो, बहुत जने होते हैं बोर भी हो जाते हैं, फिर वो सब कुछ छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है, आप या तो बहुत अच्छा कर रहे हो या फिर बिल्कुल ख़राब हो जाते हो, बिल्कुल डीरेल हो जाते हो। जब हम ये थोड़ी सी अपने आप को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं तो हम ये, मेरा आइडिया ये है कि आपको खाने के अराउंड कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आज चिप्स पड़े, मेरा मन है तो ही मैं खाऊंगी, पड़ा है इसलिए नहीं खाना मुझे। तो ये सब आ जाता है जब हम थोड़ा सा अपने कैलोरी कॉन्शियस हो जाते हैं, अपने पोर्शन समझने लगते हैं, अपने आप को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि हम ये खाना भी खा सकते हैं। तो मैं इसको कहती हूँ, डोंट लेबल योर फूड। जो भी खाओ अच्छे से खाओ। आप बस ये देख लिए काफ़ी थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए मील में, कि आपके प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, फैट्स भी हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, एक मील से हेल्थ ना बिगड़ती है ना बनती है। तो अगर एक मील छोला भटूरा खा लिया, अब आप देख लो आपको दिन भर कितना अच्छा प्रोटीन और फाइबर खाना होगा, राइट, टू बैलेंस इट आउट। तो पूरे दिन और पूरे वीक में हम क्या खाते हैं वो मैटर करता है, एक मील से कुछ नहीं होता। सो इन अ वीक कितनी बार हम बिंज कर सकते हैं या इस तरह से खा सकते हैं? आप ओके, मैं जब कोच करती हूँ ऐसे ऐसे कोच करना पड़ता है जो महीने में 15 दिन ट्रैवल कर रहे हैं, बाहर खाना है। उनको मैं बोलूँ आपको रोज़ दाल रोटी सब्जी घर की खानी पॉसिबल नहीं है। तो हमें अपने हिसाब से देखना चाहिए कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारे प्रोफेशनल वर्क में, रूटीन में कितना हम कर सकते हैं।
अगर आप घर में रहते हैं वर्किंग फ्रॉम होम और लोकली काम कर रहे हो तो आपके लिए 80-20 भी बहुत अच्छा है, आप 80-10 भी कर सकते हो। बट समवन हु इज ट्रैवलिंग मे हैव टू डू Right. 70-30, तो 80-20 इज I'm गुड, one of those 90-10। who travel like a lot यस, and then तो end वी, up eating out a lot. या तो वी डू नॉट वांट कि हम ये नहीं चाहेंगे कि आप वो 30% जो बाहर खा रहे हो भूल जाओ। फैक्टर इन करना है कि आपने खाया है तो वो आपके कैलोरी बजट में से, और जो मंथली कैलोरी है चाहे वीकली कैलोरी है उसमें से जा रहा है। फिर हमें ये करना है कि अगर आप वीक में, अब आप 3 दिन ट्रैवल करते हो सपोज हफ्ते में, तो आप ये देखो वो बाकी के 4 दिन आप बहुत अच्छा खाओ। खाओ। अब वो जो 3 दिन है जो आप खा रहे हो उसमें आप अच्छा देखो कि मेरा जितना हो सके मैं अच्छा खाना ले सकूं। अच्छा मतलब आप किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाएंगे, खाना तो अच्छा ही है, बिल्कुल। इट्स जस्ट दैट कि वो लोग इतना अच्छा घी तेल यूज नहीं करते हैं जो हम घर में करते हैं। तो आपके चॉइसेस आप ऐसे पिक कर लो जो थोड़ी सी न्यूट्रिशियस साइड पे हो, ये है। फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा कहीं कचौरी समोसा इज दी ऑप्शन, आप खा लीजिए, उसको फैक्टर इन कर लीजिए कि हाँ ये कचौरी समोसा गया मेरे उस 30% में से, ऐसे करना पड़ता है। तो यू हैव टू सी कि मैं कितना कम से कम खा लूँ ताकि मैं हेल्थ का भी ध्यान रखूँ और अपने आप को सेशिएट भी कर लूँ। करूँ। Yeah. तो अगर मुझे 2 या 3 ऑप्शंस पिक करनी है जो हम बाहर रेस्टोरेंट्स में चीज़ें अवेलेबल हैं, what are the safest 2 or 3 options that you will suggest to people who are traveling continuously? मैं ईजीएस्ट अगर आपको बोलूँ, सिंपलेस्ट होता है इंडियन क्यूजीन में साउथ इंडियन। साउथ इंडियन क्यूजीन सबसे सिंपल हो सकता है क्योंकि इतना घी तेल यूज़ नहीं होता है, कोकोनट यूज़ हो जाता है। जी। फिर इतना तेल नहीं यूज़ होता जितना नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है, फैट, राइट। फिर उसमें आपको आप मिनिमाइज कर लीजिए, डोसा अगर ले रहे हैं कि उसमें घी कम हो, नहीं तो इडली बहुत अच्छा है, वड़ा नहीं ऑफ कोर्स, तो ये इडली है, कर्ड राइस है, तो ये तो हो गए वेजिटेरियन ऑप्शन। और जहाँ अगर आप एग्स खा सकते हो, सो आई वुड से देयर इज नो ब्रेकफास्ट बेटर देन द एग्स। हाई प्रोटीन होता है एंड इफ़ यू स्टार्ट योर मॉर्निंग विथ गुड प्रोटीन तो आपका दिन भर भी अच्छा सेट होता है। तो आप एग्स ले सकते हैं, कर्ड राइस वगैरह ले सकते हैं। हमें एक चीज़ समझनी है कि अगर हम पोहा उपमा जैसी चीज़ें खाते हैं तो ये कार्ब्स खाने हैं, तो इनको आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए कि आपके पास दही आ जाए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं मिले, मैं ये बोलती हूँ कि एक बोल दही का ले लो आप। अब उसमें आपको थोड़ा चावल डालना है, म्यूजिली डालना है, वो आप डाल के, ये एक बोल दही का इज अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट फॉर अ वेजिटेरियन। ओके। और अगर वीगन है तो यस, आप ऑफ कोर्स आपको चिकपीस वगैरह बेस्ड या दाल बेस्ड कुछ लेना पड़ेगा, जैसे चीला मिल जाए, देन यू हैव टू रियली वर्क ऑन दैट। ओके। जब वेजिटेरियंस और वीगन की बात आती है तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के खाना पड़ता है हर मील में। आप ये नहीं सोच सकते कि चलो एक मील हमने पोहे का खा लिया, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको प्रोटीन पूरा करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उस वीगन और वेजिटेरियंस को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। नॉन वेजिटेरियन स्टिल कर सकते हैं। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बाहर का जो मीट होता है वो इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि वो क्लीन नहीं करते, चाहे वो कितना ही ग्रिल्ड चिकन बोलें या ग्रिल्ड चिकन और पनीर टिक्का, आप अपन ये एज्यूम कर लेंगे कि ये तो ग्रिल्ड है, खराब नहीं है, लेकिन दे डू ग्रिल द चिकन विद द फैट लेयर ऑन, राइट। वो फैट नहीं क्लीन करते हैं, स्किन भी अच्छे से क्लीन नहीं करते, तो वो जो फैट की वजह से जब चिकन ग्रिल होता है तो द फैट एज इट गेट्स हीटेड, वो फैट पेनिट्रेट्स डीपर, इट बिकम्स एज गुड और एज बैड एज डीप फ्राइड फूड। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, थोड़ी ध्यान रखने की होती है। अगर आप ये ध्यान रख लें तो आप काफ़ी बेटर कर सकते हैं अपना खाना खुद। तो बाहर का खाना खा लीजिए, ऑप्शंस अच्छे देखिए कि मैं क्या ले सकती हूँ। ट्राई तो करिए कि ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खा लीजिए, थोड़ा सा फैट और वो आएगा, जितना आप घर में खाते हो उतना नहीं खाओ, थोड़ा सा कम खाओ, सैलेड से स्टार्ट कर लो। सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन पे तो बहुत डिस्कशन हो रहा है, there's just so much conversation around whey protein, side effects. As a nutritionist, please help us understand कितना protein is too much protein and what is the safe limit, और कौन सा प्रोटीन यूज़ करें, बिकॉज कितने सारे हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं रिसर्चेज में। हाँ, सो सबसे पहले खाने को मैं बाद में बात करती, पहले सप्लीमेंट की बात करते हैं क्योंकि उसी के अराउंड सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आप
पहले ये देखिए कि प्रोटीन आपकी अच्छी सही सोर्सिंग हो। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत प्रोटीन ऐसे होते हैं जो कहने को थर्ड पार्टी टेस्टेड होते हैं, लेकिन जो इंडिया में अवेलेबल होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर कोई और है, मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है। तो ऐसे जब लंबी चेन हो जाती है तो उसमें अडल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इवन दो इफ द ब्रांड इज नॉट डूइंग इट itself, राइट? तो हमें ये देखना होता है कितने मिडिल मैन बीच में, राइट? तो कोशिश करिए जो डायरेक्ट कंपनी हैंडल कर रही है सब चीज़, तो वो वाला सेफ हो जाता है। इंटरनेशनल कोई भी अच्छे ब्रांड का अगर खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो वहाँ से ये हो जाता है। तो जब आप अपनी जहाँ से आ रहा है वो देख लोगे ना, सो देन एटलीस्ट यू हैव सम श्योरिटी। देखो थर्ड पार्टी टेस्टेड सारे प्रोटीन्स होते हैं, क्लेम सब करते हैं, लेकिन ये बीच में क्या हो रहा है हमें नहीं पता चलता। दैट इज वेर यू हैव टू बी वेरी श्योर, राइट? नाउ व्हेन इट कम्स टू हाउ मच प्रोटीन इज टू मच, अगर मुझे आपको एक सिंपल डाइट में बताना है, सपोज आपकी 2000 कैलोरी रिक्वायरमेंट है, एक लेडी को लेके चलते हैं क्योंकि उनकी कम होती है, 1500 सपोज उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट है, तो आपको ये देखना है कम से कम 50% तो मेरा कार्बोहाइड्रेट्स आना चाहिए, बिकॉज कार्ब्स आर योर बॉडीज प्राइमरी फ्यूल। एनर्जी तो कार्ब से ही आती है, फिर आप बाकी का जो 50% बचा उसको आप 25 प्रोटीन और फैट में कर सकते हो। प्रोटीन 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, होना ही चाहिए। और 20 देखो, अब ये कहने को प्रोटीन ये ज्यादा नहीं है, 20-25 है, लेकिन 20-25 निकालने में जान लग जाती है, बिकॉज इफ अ पर्सन इज मोस्टली वेजिटेरियन बहुत मुश्किल होता है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए ईजी होता है, लेकिन नॉन वेज फूड ऑल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ फैट, तो वो थोड़ा देखना पड़ता है दैट द मीट इज क्लीन। तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंपल याद रख सकते हैं कि 50-25 इजी मैथ्स है। कॉम्प्लिकेट हम कर सकते हैं, बिकॉज जैसे एथलीट्स के लिए थोड़ा अलग होता है, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम उनके लिए अलग अलग होता है, तो ऐसे कर सकते हैं। आप उस 50% में, मेरा एक फेवरेट टॉपिक है शुगर, तो मैं बता देती हूँ, ये 50% में शुगर भी आती है। इट्स अ कार्बोहाइड्रेट। कितना आना चाहिए? 5-10% से ज़्यादा नहीं। और अगर ग्राम्स में हमें रिक्वायरमेंट देखनी हो तो कितना ग्राम्स पर डे? अब वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सपोज 1500 कैलोरी पे हम जा रहे हैं, तो 750 कैलोरी तो कार्बोहाइड्रेट से हो जाती है। 750 यू हैव टू डिवाइड इट बाय 4 टू गेट इट इन ग्राम्स, कि इतना ग्राम हमारा कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। कार्ब्स एंड प्रोटीन यू डिवाइड बाय 4, फैट्स यू डिवाइड बाय 9। ओके, तो इस तरीके से यू कैन गेट टू द ग्राम। नाउ बहुत कुछ सुन सुन के जो प्रॉब्लम हो जाती है, यूजुअली पीपल हैव स्टार्टेड रियली अंडर ईटिंग। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपकी एक्चुअल कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने में आपकी सपोज 1600-1800 आ रही है, लेकिन जो आप जिस तरीके से खा रहे हो वो हो सकता है 10-1200 ही हो, राइट? 1000-1200 ही हो। तो आपको उस हिसाब से देखना, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो। ऐसे केसेस आजकल तो बहुत ज़्यादा मुझे देखने को मिलते हैं। जिसमें कम खा रहे थे वो? एक नहीं, बहुत है। इनफैक्ट मेरे ऑलमोस्ट सारे क्लाइंट्स के साथ मुझे ऐसा ही हो रहा है दैट आई हैव टू पुट देम ऑन रिवर्स डाइटिंग। इतने ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं, इतने ज़्यादा कि अरे नहीं मितुषी वेट बढ़ जाएगा। मैंने कहा मैं बैठी हूँ, आप खाइए ना। तो एक एथलीट थी, एथलीट हैं, 2 से 3 घंटा खेल रही हैं रोज, अभी तक जहाँ पे भी गए हैं कार्बोहाइड्रेट ही नहीं खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से डर के बैठे हैं। A1C 6 है, HbA1c 6 है, कार्ब्स खा नहीं रहे हैं और खेल इतने रहे हैं। ऐसे को आप लोग तो यही सोचेंगे कि कार्ब्स ज़्यादा खाते होंगे, मीठा ज़्यादा खाते हैं, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू। तो क्या कारण था उनके केस में? बहुत ज़्यादा खेलना, और कार्ब्स को बिल्कुल नहीं आप अवॉइड कर सकते, पूरा ज़ीरो नहीं करना होता है कार्ब्स को। अगर कार्ब्स प्राइमरी फ्यूल है, जब आपको वो प्राइमरी फ्यूल नहीं मिलता है तो बॉडी बहुत और सोर्सेज से ट्राई करती है। फिर क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आप कार्ब्स बिल्कुल कम कर देते हो, डाइट में आपके कार्ब नहीं है, लेकिन आप 4 बजे बैठे हो, सब बैठे हैं, यहाँ चिप्स पड़ा है, आप
We'll tend to eat more. you will eat the whole bag of chips. Right. But if you are full and satiated, Right. you may not want to eat that bag of chips. तो क्या हो जाता है, while आप वहां पर कार्ब्स नहीं खा रहे हो, लेकिन ये कैलोरी डेंस आप भर के चिप्स खा जाते हो, तो आपकी कैलोरीज वहां मेकअप हो जाती हैं. और इस तरीके से, और एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो इतना ज्यादा, इट्स हाई stress, Right. Because exercise also I was causes just thinking stress. about it. Maybe it's related to high stress because then you're not giving. Exactly, it's stress, and in the absence of carbohydrates, तो वो बॉडी को मिलता ही नहीं है. बॉडी इज अगेन थिंकिंग कि ना तो एनर्जी आ रही है ना कार्ब्स हैं, जब बॉडी इज अगेन परसीविंग इट एज मोर स्ट्रेस. तो बॉडी गोज ऑन अ chronic stress then. Chronic stress mode. तो ये सब है. So this is where I see 10 types of people with 10 different problems. एक को बोलना पड़ता है आप थोड़ा कम खाइए, दूसरे को बोलना पड़ता है आप थोड़ा तो खाइए. So we have to balance. Right. Each person is What very is the different. most common problem that you have had in your 14 years of career in terms of people facing issues? Most common problem is people have no idea about their calories. People underestimate the food they eat. Okay. और फिर जो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने लग जाते हैं, they end up under eating. तो ये nutrition, while it is very simple, but if you, I would say, overthink, then also you get into complications. So it's not a simple answer. प्रॉब्लम यही होती है जब सबसे ज़्यादा, और एक और चीज़ मैं देखती हूँ, पीपल थिंक आई हैव टू ईट लेस एंड एक्सरसाइज मोर. सो दे आर, यू नो, पहले तो कम खा रहे हो और एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हो. लाइक आई टोल्ड यू इन केस ऑफ दिस एथलीट, तो योर बॉडी मिक्स इट अप. आपको शाम को इतनी क्रेविंग होएगी, यू विल बी सो फैमिश्ड दैट यू जस्ट से कुछ भी ले आओ, मेरे को खाना है बस. दैट्स ऑल. आई ऑल्सो नो अ फ्यू पीपल जो काफ़ी पहले डाइटिंग करते हैं, क्रैश डाइट्स करते हैं, उसके बाद उनकी नेचुरल टेंडेंसी टू ईट ख़त्म हो जाती है. इन अदर वर्ड्स, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लगिश हो जाता है. तो ऐसे लोगों को आप कैसे, व्हाट आर द 3 टिप्स दैट यू विल गिव टू दोज पीपल हु आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ एन इशू? आई से स्टार्ट एडिंग वॉल्यूम टू द फूड. तो वॉल्यूम हम कैसे बढ़ाते हैं? लो कैलोरी खाने से, ताकि द बॉडी स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग देयर इज, you know, there's more volume, I need to work a bit more. So, you know, increase salads before the meals first to add the volume. Okay. And there are 2 types of people. Some are not able to eat only. Their appetite becomes so small. फिर उन लोगों के केस में हमें प्रोटीन को ज़्यादा करके खिलाना पड़ता है, and we have to see what they are able to take much more easily, or maybe divide the meals more, reduce fat, because fat will also make the food heavier. तो हम calorie dense भी बना देते हैं. So we have to weigh कि क्या ज़्यादा है उनके डाइट में, क्या कम है. वैरायटी खिलानी पड़ती है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक ही खाना खा के वो यूज्ड हो जाते हैं. बॉइल्ड एग्स, तो उनको वैरायटी भी खिलानी पड़ती है. सो बहुत डिफरेंट अप्रोचेस लेनी पड़ती है डिफरेंट लोगों के साथ. ओके. Are there any things that you can do to increase your metabolism other than, of course, increasing protein and stuff like that? क्योंकि बहुत लोगों का, I know personally so many people जिनका liver sluggish हो जाता है with time. तो उनके लिए कुछ? So there is only one way you actually increase your metabolism long term, I would say, is by building more muscle. Okay, it's because your muscles are the... So everybody walking should hear this. Yeah. So muscles... walking is like the perfect exercise. You should probably listen to muscles are the only metabolic tissues in your body. The more muscle you will have, the higher your metabolism is. Wow. Because they crave for energy, more right? energy, right? Then the other 2 things that you can say it gives a kick to the metabolism is when you wake up in the morning. One is either you exercise. Okay. Exercise increases your metabolism. Second is when you eat. So I generally do not recommend that you exercise fasted.
Oh, That's wow. my personal. I Okay. never let my clients exercise fasted. Fasted. I say you will have to eat. The reason is simple. When you exercise, you don't become stronger. You become stronger when you are recovering, when you're resting. The food that you eat, the protein that you eat, that is what makes you stronger. When you are exercising, you're creating micro tears in your muscles, right? Right. Now that's a stress for the body. You've not eaten overnight and then you straight away go to exercise. Right. That's in any which ways your cortisol rises up. That's the dawn effect. That is how you wake up in the morning. Cortisol is already rising, and then you go and exercise further, your cortisol keeps clipping, right? But when you eat, so what I say, you can call that when you go to exercise, you're going for a war because Yeah, of micro course. tears, right? Right. And you never go for a war without ammunition. So food is the ammunition. So you eat and then you go. Can be a small snack, you know. So generally, it can be just a fruit and protein shake if you do not have enough time between your workout and your wake up time. So that's simplest that you can do. Otherwise, so one is exercise, the other is food. You eat a very large, a good heavy breakfast like eat breakfast like a king, Right. actually like that, within that 1 hour window. This is my thing from 14 years, what I've seen it has always worked. That 1 hour window in the morning is important. If in that 1 hour you eat, you actually giving a message out to the body that there is enough calorie. Don't worry. Don't worry. What would you tell to people? You know, I know so many of my friends, like so many people that I know, will probably do their first meal at 12 or 1 and then probably finish the last meal at 8 and would do intermittent fasting. What are the side effects of that? Especially for women. See, we are very hormone dominated. Right. Okay, men are fine still. With women, I would tell them don't do it. In fact, women should really carefully balance their macronutrients also. You can't go too less on carbs either. So women should eat. In fact, they must eat in that 1 hour in the morning, within the first 1 hour. And a breakfast higher in protein is the best. You know, try and get at least 25 to 30 grams of protein in the first meal. First meal. So जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए आप क्या ब्रेकफास्ट सजेस्ट करोगे? देखिए, एक तो जैसे आजकल ग्रीक योगर्ट इजीली मिलने लग गया विच इज़ हायर ऑन प्रोटीन, तो ग्रीक योगर्ट आप कर सकते हैं, नहीं तो पनीर का कुछ करिए, क्योंकि फिर भी एनिमल प्रोटीन इज स्टिल you can say better protein than plant protein. Plant proteins are they come with a lot of carbohydrates and fats also, so they're not lean, right? And the bioavailability also is not very good as it is for the animal protein. So जब vegan होंगे तो ठीक है, आप चिकपी राजमा वगैरह से कुछ बनाएंगे, उस वो बनाइए. You do not have to make yogurt and all that with coconut milk and eventually, because that's still not protein. Right. It can look like that, but it's not protein. So for a vegan, soy products come in handy. Okay, soy chunks, tempeh and all that. These come in handy, so they can do that. And vegan and vegetarians should certainly look for a good protein supplement. See, one scoop gives you good 4 grams. So it just makes achieving your protein target easier. A non-vegetarian can still stay without a protein supplement, but a vegetarian should. I know a lot of people who, you know, have protein powders, especially the whey, and they end up having gut issues and constipation and stuff like that. What would you tell them? Can you suggest them something? So see, gut issues happen when you're not balancing your protein, water and fiber. Oh, like that. Right? Okay. So when we talk about more protein or more fiber, you certainly have to take care of water, because the toxins or the waste is excreted by water only. Right. So people don't take care of their water intake. That causes many issues. See, water is required for every chemical function in the body, right? So you should sip water through the day. पानी पीते रहो, हर घंटे में आपको कम से कम मैं बोलूँगी
एक ग्लास पानी पी लो, yes there is no standard recommendation, Right. but please understand it is your gut, you are making और ये एक मिथ है कि खाने के पहले या बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, इट्स अ क्लियर मिथ। Okay. तो पीना चाहिए खाने के आसपास पानी। तो एक तो ये होता है कारण, लेस intake of water can be one. Second, people who eat a lot of protein, they're not able to match up their fiber. प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब फाइबर नहीं है, एंड स्पेशली इफ यू आर ऑन एनिमल प्रोटीन। Right. एनिमल प्रोटीन में फाइबर नहीं होता है, प्लांट प्रोटीन में बहुत फाइबर होता है। इनफैक्ट जितना आपको दाल से फाइबर मिलेगा आपको किसी से नहीं मिलेगा, correct. राइट? तो प्लांट प्रोटीन इज हाई ऑन फाइबर, तो इसीलिए वेजिटेरियंस को आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कम, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स की प्रॉब्लम कम लगेगी, गट की प्रॉब्लम कम लगेगी, क्योंकि उनके फाइबर ज़्यादा होता है। तो यू हैव टू बैलेंस इट। वेजिटेरियंस को एक तरीके की प्रॉब्लम होती है, नॉन वेजिटेरियंस को दूसरी तरीके की प्रॉब्लम होती है। Right. तो नॉन वेजिटेरियन है तो ये देखिए कि हमारे वेजिटेरियन अभी सिर्फ सैलेड से काफ़ी फाइबर नहीं मिलता है, right. ठीक है? पीपल थिंक सैलेड मतलब फाइबर, बहुत कम फाइबर होता है। आपको एक्चुअल फाइबर कहाँ से मिलता है, जिसको लोग अवॉइड करते हैं, नहीं रोटी राइस नहीं खाएंगे, मिलेट्स नहीं खाएंगे, तो रोटी में तो बहुत फाइबर मिलेगा, दाल से फाइबर मिलेगा। तो इवन अ नॉन वेजिटेरियन शुड बैलेंस their non-meat with vegetarian options, right, vegetarian protein options also, so ताकि fiber मिले। Got it. So it's the issue is there. It's that balance of protein and fiber that you have to see for a good gut health. Got it. And gut health is priority. Right. Your stomach should be clearing every day. You can't let it build it up. So first thing is, health starts from the gut. So if your gut is fine, your stomach is clearing every day, little bloating is fine, food related bloating is fine, but you should not be gassy all through the time or constipated. That should not be there. That you have to see. Any 2 or 3 tips जिनको constipation है? बहुत इजी है, दो चीज बहुत अच्छा इफेक्ट देती ये है। बहुत लोगों को है, बताता कोई नहीं है। हाँ, तो दो चीजें हैं इंक्लूड करो, बहुत अच्छा काम करती है। कीवी, ओके। 1 कीवी एवरी मॉर्निंग चाहिए तो 2 ले लो, दिन में 2 बार ले लो, एक सुबह ले लो, एक दोपहर 12 बजे ले लो। कीवी बहुत अच्छी होती है। सेकंड इज भिंडी, भिंडी की सब्जी, डीप फ्राइड वाली नहीं, अपना वो नॉर्मल तरीके का भिंडी बना के आप भिंडी की सब्जी खा लीजिए। सो ये दोनों बहुत अच्छे लैक्सेटिव हैं, ठीक है? फिर उसके साथ आप देखिए जैसे 1 टीस्पून चिया सीड आप रख सकते हैं, थोड़ा सा पोमेग्रेनेट रख सकते हैं। बाकी सब चीज़ों पे पोर्शन का ज़रूर ध्यान रखना, पोर्शन शुड नॉट गो आउट ऑफ लिमिट। इसीलिए कहते हैं भिंडी तो सबसे ईजी होती है क्योंकि है तो वेजिटेबल ना, तो कैलोरी कम हो जाती है, गट क्लियर हो जाता है। Got it. Now we want to talk about the biggest problem in the country right now, which is वज़न कैसे कम करें। मेरे 2 सवाल हैं। पहला है कि इतना वज़न लोगों का क्यों बढ़ रहा है, और अगर आप इंडिया में देखोगे तो जिसको हम कहते हैं ना विसरल फैट, या जो बेली के अराउंड फैट ज़्यादा हो रहा है। जैसे मैं कभी भी एयरपोर्ट पे बैठी हूँ तो मेरी आदत है कि मैं लोगों को ऑब्जर्व करती हूँ, कि फिटनेस को ऑब्जर्व करती हूँ, और मैं बहुत ऐसे मेल्स स्पेशली देखती हूँ जो इतने लीन होते हैं बट उनकी तोंद हमेशा बाहर होती है। तो पहला है कि ऐसा क्यों हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा हो रहा है शायद। आई थिंक दैट्स द रीज़न बाय वी आर द डायबिटिक नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड दूसरा सवाल है कि अगर मोटे हैं हम या वज़न कम करना चाहते हैं तो व्हाट आर द 3 or 4 राइट वेज टू डू इट? सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कैलोरीज मैटर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि आपकी एक्चुअल कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या है। सिंपल है, आजकल AI हर कोई यूज़ कर रहा है। चैट GPT में अपना वेट एज वगैरह सब डाल के वहीं से पता कर लीजिए कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, जिसमें भी 10 से 20% का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल अलग है ना, तो वो देखना पड़ता है। पहले तो सबसे पहले कैलोरी। दूसरी चीज़, पहले कैलोरीज आप करेंगे, फिर आप हफ्ते भर अपना खाना लिखते जाइए। आपने जो खाया आप लिख लो। ये 1 वीक आपको सिर्फ मॉनिटर करना है कि मैं जो जितना खाता हूँ या खाती हूँ, और उसके कंपैरिजन में आप स्टार्ट ऑफ द वीक अपने मेजरमेंट्स ले लो सारे, बेली बटन, नैरो वेस्ट, चेस्ट, शोल्डर्स, थाइज एंड हिप्स, इनके मेजरमेंट ले लो। फिर आप हफ्ते भर खाना जो आप रेगुलर खाते हैं, जैसा खाते हैं वो खाइए, उसको लिखते जाइए। और फिर और चाहे वेट आप रोज ले सकते हो, टेंशन लेने के लिए नहीं, सिर्फ मॉनिटर करने के लिए, ओके, समझने के लिए कि कैसे बॉडी काम करती है। फिर
7 दिन हो जाए तब आप अपने वापस से वेट और मेजरमेंट ले लो। अब आपको करना है, ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशनल वीक, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं एक्चुअली अभी खाना खा रही हूँ तो उसमें मेरा कुछ वजन या इंचेस बढ़े हैं या कम हुए हैं। Right. अगर इंचेस बढ़ते हैं मतलब फैट बढ़ा है, क्योंकि मसल इतनी जल्दी बढ़ती नहीं है, फैट ही बढ़ता है, वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग ये सब ज़्यादा होता है। सेकंड, अगर इंचेस थोड़े कम हुए हैं मतलब आप ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो आप वैसे ही करते जाओ, बस मॉनिटर करते जाओ। क्योंकि क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके हर वीक सेम होता है, कई बार बाहर पार्टी आ जाती है तो आपको बाहर भी खाना पड़ जाता है, तो वो सब फैक्टर इन करने पड़ते हैं चीज़ें। तो ये हो गया मॉनिटरिंग। अब इधर यहाँ से आप ऊपर और नीचे करते हो, ऊपर नीचे करके भी मैंने आपको क्या बताया, अब सपोज आपको लग रहा है मैं गेन कर रहा हूँ या सेम हूँ, अब आपको क्रिएट करना है डेफिसिट। सपोज आपकी 1500 आपकी कैलोरी है, तो मैं क्या बोलती हूँ 10% से 20% का डेफिसिट आप कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करो। तो 1500 का डेफिसिट कितना होगा, 150 से 200, 150 से 300, ज़्यादा 10 से ज़्यादा ये ज़्यादा ही है, मैं बोलूँगी 10 से 15% आप कर लीजिए उसमें डेफिसिट। मतलब ये डेली का डेफिसिट आपको इतना रोज करना है, रोज करना है। और आधा किलो वजन कम करने में आपको 3000 कैलोरी डेफिसिट चाहिए होता है, आधा किलो फैट कम करने में, ठीक है। जितना स्लो वेट लूज करते हो उतना फैट लूज करते हो, जितना जल्दी करते हो उतना ही मसल भी लूज करते हो। सो वी डू नॉट वांट एक्सेस कैलोरी डेफिसिट इफ यू वांट टू डू इट द राइट वे। It is long term, it is going to take a long time also, but that is the right way because your muscles are metabolically higher, healthy, right? So muscles नहीं गिरनी चाहिए, फैट गिरना चाहिए सिर्फ, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए। तो डेफिसिट आप क्रिएट करो। फिर ये हो गया, चलो आपने डेफिसिट समझ लिया। अब जो कैलोरीज है, सपोज 1500 से आपने डिसाइड किया मैं 1300 कैलोरी खाऊंगी, अब वो 1300 को आप डिवाइड करते हो 50, 25, 25 में, Right. अब खाने आप लिखने लगो, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, ठीक है, कि ये मेरा खाना है, इसमें कार्ब्स कहाँ था, प्रोटीन, ये सब पता कर लीजिए। एंड दैट इज हाउ यू डू इट्स सिंपलेस्ट, राइट। कॉम्प्लिकेट हम बाद में करेंगे, पहले इतना करें। इसमें भी ऊपर नीचे करना पड़ता है क्योंकि बॉडी भी अडेप्ट करने लग जाती है। आप कहीं ज़्यादा डेफिसिट किया है, आपने ट्रैवल कर लिया, आपने बाहर खाना खा लिया, बाहर के खाने का कैलोरी मैं भी नहीं बता सकती कि कितना है उस खाने में कैलोरी, मेरा घर के खाने में क्या डल रहा है मैं बता सकती हूँ, बाहर के में नहीं बता सकती। दैट इज़ द ग्रे। इसीलिए हम कहते हैं जब आपको वेट लॉस करना हो, कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता आप सिर्फ घर में खाइए, ताकि आपको पता चल जाए एक्चुअली आप कितना कैलोरीज खा रहे हो। क्योंकि आउटसाइड फूड, मैं आपको सिंपल से एग्जांपल बताती हूँ। एक दाल मखनी आपने ऑर्डर कर दी या आपने खाई, सपोज आधी दाल मखनी बच गई, वो किचन में चली गई, उसी में ही और दाल मखनी डल के रीहीट होती है, 1 चम्मच बटर का और चल गया, ठीक है, वो ही होती रहेगी, फिर होएगा 3rd टाइम से होगा, तो आप सोचो उस दाल मखनी में कितना बटर जा चुका है। द इशू इज नॉट देयर रीसर्विंग इट, द इशू इज उसमें कितनी बार बटर गया हो। आप खाने को टेस्टी बनाना है ना, आप उसमें 3 चम्मच बटर डाल दो, खाना टेस्टी हो जाता है, बिकॉज फैट एंड सॉल्ट मेक फूड टेस्टियर। तो दैट इज़ द ग्रे। इसलिए वहाँ की कैलोरी कोई नहीं बता सकता। घर का खाना जो आपका शायद 400 कैलोरी है, बाहर वही खाना 2000 कैलोरी भी हो सकता है। कितनी क्रीम डली है, कितना फैट डला है, 1 ग्राम से 9 कैलोरीज बढ़ती है सीधी सीधी। एक टीस्पून से 45 कैलोरीज बढ़ गई एक बार में। जो आपकी रोटी पे 2 चम्मच बटर लगेगा या मतलब अच्छा पराठा आपने ऑर्डर कर दिया, तो है तो फैट। सो एवरीथिंग एड्स। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं वीकेंड पे मैंने बाहर खाया है तो मेरा वजन बढ़ा है, घर पे जब तक खाती हूँ तो ठीक हो। तो बाहर का खाना को आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। आई थिंक वी हैड दिस फैमिली डॉक्टर, वो बोलते थे कि बाहर जब जाके खाते हो तो ये मत देखो ये हेल्दी डिश है ये अनहेल्दी, जो मन कर रहा है खा लो, उसको बिंज कंसिडर करो, क्योंकि उसमें पक्का कुछ ना कुछ गलती है। एग्जैक्टली व्हाट आई से। तो हम क्या कहते, मैं क्या कहती हूँ, आप बाहर रोज नहीं जाते हो, स्पेशली अगर जो लोग कम जाते हैं, तो आप ये देखो कि मेरे को वही खाओ जो एक्चुअली आपको खाना है, जो मन है खाने, जो खाने का मन है। और एक गलती बिल्कुल नहीं करना, घर से दिन भर के मील्स खा के जाना है। दिस इज वन मिस्टेक यू आज मी पीपल में। वो दिन भर खाना कम खाते हैं कि अरे आज शाम को बाहर जाना है, ठीक है, शाम को बाहर जाना है, आपने दिन भर में इतना कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर लिया कि बॉडी इज नाउ रियली हंग्री। अब आप बाहर जाके आपने वो 400-600 कैलोरी
जो घर में बचाई आप उसका डबल खाओगे जाके, क्योंकि आपका पेट ऐसा खाली लोग है। शादियों में भी करते हैं, जब जिससे शादी में जाना होता है कहते हैं मैं खाना नहीं खाऊंगा। विच इज़ वॉट वी शुड नॉट डू। घर का अपना लो कैलोरी खाना खा के जाइए। आप अच्छे से जाओगे ना, तो आप फिर वहाँ पे मन के लिए अच्छा मैंने 2 चम्मच दाल मखनी ले ली, आधा रोटी ले ली, दैट इज एनफ। दैट्स हाउ यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द कंट्रोल, पोर्शन। राइट। लेकिन अगर घर से आपने कुछ नहीं खाया, दिन जी। भर कम खाया है, तो आप लोग लंच स्किप कर देते हैं डिनर के लिए कि नहीं ये 300 कैलोरी यहाँ बच जाएगी, 300 डिनर की हो जाएगी, तो हम 600 कैलोरी बाहर खा लेंगे। वो 600 नहीं होता, फिर वो आप 3000 खा लेते हो। फिर आप मीठा भी खाते हो, फिर आप एक ड्रिंक भी ऑर्डर करते हो, फिर आपको स्टार्टर भी खाना है, आपको मेन कोर्स भी खाना है। तो इफ यू सी कंबाइन, I'm imagining some people in my life like that. सो सब करते हैं। तो मैं कहती हूँ बाहर जाते हो ना, ड्रिंक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आप बिना कोक के भी खाना खा नीचे सकते हो। खा सकते हो। व्हाई डू यू वांट टू ऐड दोस कैलोरीज? तो ये चीजें देखनी चाहिए। बिल्कुल, गॉट इट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। और your second question, yes, why do we, because it's important, why do we see so much obesity around, or diabetes also? It is not just the food. It is our sedentary lifestyle. We are sitting. Women do housework. They think दिन भर घर का काम किया है तो that is enough of exercise. Actually, it's not enough. For the kind of food we eat, जिस तरीके का आजकल हम लोग खाना खा रहे हैं, उस हिसाब से वो काफ़ी नहीं है। तो आपको खाने पे भी ध्यान देना है और आपको अपनी एक्सरसाइज शुरू करनी है। लाइक आई सेड, अगर आपको ज़्यादा खाना भी खाना है, इंजॉय भी करना है, वज़न भी नहीं बढ़ाना है, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लीजिए, मसल बनाइए, तभी आप ज़्यादा खाना खा सकते हैं। नहीं तो अगर मेरी जैसी लेडी होगी, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट रहेगी 1500, मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट है 1800 से 2000। आई ईट एज मच एज हाउ मच मैन डू। क्यों? बिकॉज आई बिल्ट मसल। तो ज़्यादा खाना खाना है, ऐसे एंजॉय करना है, तो आप मसल बनाइए, खूब खाइए फिर। तो ये ऐसा है। सो सिडेंट्री लाइफस्टाइल इज द इशू। विलेजेस में भी आपको डायबिटीज मिल जाएगी अभी। जी, बिल्कुल। दे डू लॉट ऑफ फिजिकल लेबर ऑल्सो, बिल्कुल। लेकिन उनके में क्या होता है, उनका फिजिकल लेबर हो गया, लेकिन इफ दे आर नॉट अवेयर ऑफ प्रोटीन, तो कार्ब सेंट्रिक मील्स हैं। हाँ, वो तो 12-15 रोटी उस तरह का लाइफस्टाइल होता है। तो ये पहले चलता था, वेयर वी यूज टू हैव लिमिटेड 2 to 3 मील्स। अभी हम लोग के पास चाय इजीली अवेलेबल इवन इन विलेजेस, फिर उसके साथ में पार्ले जी सब जगह है, राइट? सो बिस्किट्स आर अवेलेबल, तो उसके चाय के साथ बिस्किट ले लिए, चीनी भरी हुई चाय भी पी ली, तो कैलोरीज आ गई आपको, तो शुगर का किक मिल गया। फिर उसके बाद में आप साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, 10-12 रोटी या फिर खूब सारा चावल, दाल इतनी सी। जी, हाँ। तो इट्स दैट imbalance Imbalance. which we see. Right. Our diet, Indian diet, actually is somewhere around 70 to 80% carbohydrates. In fact, protein में जब देखने लगती हूँ ना, there are times when I see only 10% protein in the food. It's only carbohydrate or fat. So it is this imbalance which is causing the issue. आपको ऐसा लगता है कि हमारी डाइट, इंडियन डाइट जो है वो शुरू से खराब थी, या आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज हुए हैं? बिकॉज शुरू से इंडियन डाइट मुझे लगता है कि कार्ब हैवी थी। Yes, it was always carb heavy. मैं ये नहीं बोलूँगी इनहेरेंटली कि वो बुरी थी। उस वक्त हर काम फिजिकल था। लोग कुएं से पानी निकालते थे। What is it? It is strength. It's labor, right? लकड़ी तोड़ के लेके आते थे जंगल से। It's hard labor. चक्की चलाते थे, किचन नीचे होती थी, एक लेडी 100 स्क्वाट्स तो ऐसे ही कर लेती थी दिन भर, राइट? फिर कार्स और एलिवेटर्स, एस्केलेटर्स नहीं थे, पीपल यूज्ड टू वॉक। पता है सिंपल तरीका HbA1c कम करने का या डायबिटीज को भी कंट्रोल करना, हर खाने के बाद अगर आप 10 मिनट भी वॉक करते हो ना, इट शोज बिग डिफरेंस। इट्स अ स्मॉल थिंग। आप 10 से 15 मिनट वॉक कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ ब्रिस्क वॉक करनी है, आप इतना सा कमरा है उसमें अंदर वॉक कर लो, दैट इज इनफ। सो आफ्टर मील तो जो शुगर स्पाइक हमें मिलता है डायबिटीज वालों के लिए कंट्रोल करने के लिए, वो कंट्रोल हो जाता है। फिर इफ यू तो
पहले के लोग लेबर वर्क ज़्यादा करते थे, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स वर फाइन, खाते थे। और इतना घड़ी घड़ी खाते नहीं थे। आज हम बोर हो रहे हैं, अच्छा चल चाय पी लेते हैं, अच्छा कोई आ गया कॉफ़ी बना दो, सो वी आर ईटिंग सम 8 to 10 मील्स अ डे। चाय कॉफ़ी में दूध चीनी है, अगर चीनी ना भी हो दूध तो है, सो इट्स अ मील। तो आपको तो गैप ही नहीं मिल रहा है कि आपका डाइजेशन सिस्टम पूरा काम तो करे। राइट। तो दीज आर द इश्यूज। हम लोगों ने पुराने खाने का स्टाइल तो कॉपी कर लिया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हमने ये छोटी चीज़ें नहीं देखी दैट वी वर फिजिकली मोर एक्टिव देन, वी आर नॉट। ये सोफे पे बैठने, चेयर पे उठ के बैठ के इधर उधर जाने को काम नहीं कहते। सो इट्स हार्ड लेबर. In fact, even if you train for 1 hour in the morning, the whole day how much you move matters. Yeah, I've heard that actually. Yeah, so NEAT, which is called non-exercise activity thermogenesis. So NEAT भी बनाना पड़ता है. ऐसे बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ जो बहुत खाते हैं बट वो मोटे नहीं होते, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नहीं खाते पर मोटे होते हैं। मेटाबॉलिज्म में इतना डिफरेंस क्यों होता है? इज इट जेनेटिक? Yes, it is genetic. Number one, there is body frame पे बहुत मैटर करता है. मैंने आपने मुझसे पूछा था मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ाते हैं, मैंने 2 चीज़ बोली थी आपको, एक्सरसाइज, दूसरी क्या बोली थी? खाना. सो एक्चुअली अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको वॉल्यूम खाना चाहिए. तो जितना खाना खाओगे उतना मेटाबॉलिज्म बढ़ता है. अब जितना खाना खाओ मतलब भाई वजन का क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? कैलोरीज कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो, प्रोटीन पूरा हो, क्योंकि प्रोटीन की देयर समथिंग कॉल्ड TEF, ओके, तो वो ज़्यादा होती है. प्रोटीन रिक्वायर्स मोर एनर्जी टू डाइजेस्ट. तो वो क्या होता है आपको नहीं पता, लेकिन बॉडी अंदर यूज़ कर रही है एनर्जी उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की, जिसकी वजह से भी कैलोरीज यूज़ होती हैं. तो डेफिसिट नेचुरली क्रिएट हो जाता है. सेम व्हेन यू ईट अ लॉट ऑफ सैलड बिफोर अ मील, तो आप उसको मंच चू करने में कितना मेहनत लगाते हो, राइट? एंड टू मूव योर फिंगर इवन दिस मच यू नीड एनर्जी. सो दीज आर फ्यू tools and tricks which we use to get deficit without actually creating a deficit in the diet. तो मैं 1500 की कैलोरीज किसी की रिक्वायरमेंट है, मैं एक बार 1500 से कम भी नहीं करती हूँ. फर्स्ट वीक तो देखती हूँ कि इसी डाइट में इस वॉल्यूम के साथ क्या डिफरेंस आता है, अपने आप डेफिसिट उसी से क्रिएट हो जाता है. सो यू डोंट हैव टू क्रिएट अ डेफिसिट अनटिल एंड अनलेस इट इज रिक्वायर्ड. जब लॉस नहीं हो रहा है, प्लाटो कर रहा है, तब वो सब चीज़ देखनी पड़ती है. एक और मैंने बहुत कॉमन आई थिंक एरर देखा है लोगों की फिटनेस रूटीन में, वो लोग एक्सरसाइज तो काफ़ी कर लेते हैं बट स्लीप और रिकवरी पे बहुत टाइम स्पेंड नहीं करते. आपके और एंड आई नो सो मेनी पीपल जिनको रात को नींद में दिक्कत है, मतलब वो या तो मेलेटोनिन लेके या कुछ और You've nailed मैग्नीशियम it. लेके. It is true. It is true. We focus so much on movement. So देखिए, health is not so simple as it is often thought. So yes, it is doable. स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आपको कुछ छोड़ना है, बाकी सब चीज़ें छोड़ो, पहले अपनी नींद पे ध्यान दो. मैं तो बहुत बार अगर मेरी तबीयत खराब होती है तो मैं बस सो जाती हूँ एंड आई वेक अप बेटर. यस, तो स्लीप ही in fact you heal or you become stronger only in your sleep. A child grows in his sleep. पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं. सुबह स्कूल के लिए उठा रहे हैं, घर में तमाशा हो रहा है, बच्चा नहीं उठ रहा है. द इशू इज नॉट वेकिंग अप, द इशू इज द चाइल्ड इज नॉट स्लीपिंग इन टाइम इन द नाइट. तो हमें मेहनत सबको करनी है, एडल्ट्स हो चाहे बच्चे हों, रात में टाइम से सोएं. दैट्स इम्पोर्टेंट. Any 2 or 3 things that you can tell us that can help people sleep on time? Sleep on time? On time, it's all discretionary. In fact, अगर आप बहुत stressed out हो, तो your brain is going to be working overtime. Okay, magnesium glycinate can help. Okay, as a supplement. I would not say कि आप directly melatonin वगैरह लो, क्योंकि your body should also have natural. But अगर नहीं नींद आ रही है तो आपको जाना पड़ेगा इन चीज़ों की तरफ. The other thing which I recently found out, and this is not anything that I've learned in any books, but it works. And this, I would say, it's actually something, some people like it, which is sleep music.
It works. Nice. Yeah. So when you get into the bed, though, you can have those calming music playing an hour or two before your actually bedtime. Yeah. But actual sleep, deep sleep music, you should turn on when you're getting into the bed. Okay. Now, few things that help. One is if you're really struggling with sleep, it starts from the way you wake up. Okay, so when you wake up in the morning, go out in the balcony near the window or go outdoors, absorb that good sunlight. It sets your rhythm, circadian rhythm for the evening, and then evening you start getting the hormones. So it's that spike in the morning which you get from the sunlight. The illumination of the sun in that time is so good that it sets it for the day. So that's number one you can do. Go out. Sun exposure. Yeah. Okay. You don't have to face the sun, but don't stand in the shade. Stay where it's really bright light. Okay. That is one. Second is you see that you don't eat a very heavy meal. Last meal should not be very heavy. अगर हो भी हैवी तो वो 2 घंटा पहले हो जाना चाहिए खत्म, तो ताकि 2 घंटे का गैप मिल जाए, सो दैट योर बॉडी इज नॉट बिजी डाइजेस्टिंग दैट एंड डज नॉट गेट यू दैट स्लीप. एंड थर्ड थिंग एवरीवन सेज गैजेट ऑफ करिए. Right, ठीक है. देन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इन द इवनिंग कैन हेल्प. लास्ट थिंग आई सेड स्लीप म्यूजिक, ट्राई इट. Right. इट Got it. डज हेल्प. Got it. And how many hours of sleep is good? Each person is different. I would say, so women need more sleep than men. Okay. And women don't realize it that they do need more. So you have to wake up fresh. That is how you see. If you're able to wake up, see, sometimes people say, I wake up without an alarm. You may wake up without an alarm, but you may not be as fresh. See, your body clock is set. Every day you're waking up, let's say 5 or 6 a.m. to wake up your child for school, your body clock is set. Right. That is why even on the weekend, if you even sleep at 2 o'clock, you wake up at 6. Right. But you will not be feeling fresh, right? So what you have to see that you feel fresh, you feel energetic when you wake up. Okay, so that is one. So the quality of sleep matters. 6 hours minimum. Some people function okay and well with 7 hours. Women may require 8 to 9 hours. So while I say this, even I am guilty of not sleeping enough. There are times then the work commitments take over. Right. So do as much as you can. Sleep hygiene, if you are able to make, don't get into the bed through the day. Don't work in the bed. These are small things. Go into the bed when it's your sleep time so that your body understands, oh, this is my sleeping place. So these things can also help. Small changes without you realizing can actually make a big impact also. So sleep quality also matters with the duration. Right. Got it. I want to shift the conversation to exercise, since I think there are 2-3 times that you mentioned strength training and how muscle building is actually a way to your metabolism. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो वॉक करेंगे तो वो अच्छा है. मतलब आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि एट वॉट स्टेज वॉकिंग इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आई मीन आई नो सो मेनी पीपल फ्रॉम हु आर 70+ जो शायद एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. तो एट एवरी स्टेज क्या क्या ऑप्शंस आइडली होनी चाहिए, एंड फॉर समबडी हु इज़ अ वुमेन अबव 30, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माई सेल्फ कि द मोमेंट आई टर्न 30 मेरा मसल मास लूज होने लग गया. तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या एक्सरसाइज में करना चाहिए, व्हाट इज द आइडियल रूटीन. Someone who is absolutely sedentary, has not been moving so much, बस bare minimum घर में move कर लेते थे. For them, starting with a walk is good. Start with the walk at least. Okay, build it up. पहले 10 मिनट के लिए जाइए, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, इसको धीरे धीरे बढ़ा लीजिए. जब वो 1 घंटे की आप वॉक करने लग जाते हैं, फिर कंफर्टेबल हो गए, रूटीन सेट हो गया, आपका 15-20 दिन से करने लग गया, आप 1-1 घंटा आप ऐड कर लीजिए एक कोई सा भी एक्सरसाइज फॉर्म जो आप इंजॉय करते हो. पीपल समटाइम्स, सम विमेन टेक अप डांसिंग.
if you are young, fine, you can take up dancing also. But at any point, if there is one exercise form which I have to suggest, I will always suggest resistance training. Training. So people call, so strength training is the broader name. Under that there are multiple ways. So resistance training, which you can do with bands and all that, and weights are also in that, but we generally call weight training, right? You do with dumbbells and barbells. So weight training or with bands, start that. That is important, because with these external equipments, you're able to challenge yourself efficiently in the same amount of time. So progressive overload is something which means that because your body adapts. See, you are doing, let's say today, 10 body weight squats. Right. Tomorrow 10 will feel easy. Right. The exercise is still the same, but you have built strength, your body has adapted, so you will do maybe 12 to 15. Right. Now if you keep doing that, 20 कर लिए, 50 कर लिए, क्या सारा दिन स्क्वाट से करते रहोगे? नहीं ना. So that is when resistance training or weight training comes into picture, right? So suppose you 10 to 20, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है 20 reps. क्यों? बहुत ज़्यादा लाइट हो गया. अब आप उसमें हाथ में वेट पकड़ लीजिए या बैंड के साथ वही चीज़ करोगे, तो वो क्या हो गया? प्रोग्रेसिव ओवरलोड हो गया. वही एक्सरसाइज थोड़ी और डिफिकल्ट हो गई. आप सोचो ना, आप 60 kg के हो, अब आपने 5 किलो का डंबल गया 65 का स्क्वाट करा रहे हो ना. तो दैट इज हाउ वी हैव टू सी. सो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग इज नंबर 1 which I will suggest. Okay. Lot of people think that old people should do yoga. If I were to say, be it young, whether you're young or old, resistance training, weight training still is better than yoga. Because yoga में भी बहुत डिफरेंट तरीके से योगा होता है. योगा लोग ब्रीदिंग को भी योगा बोलते हैं. सिर्फ ब्रीदिंग कर लिया 15 मिनट, मैंने तो योगा कर लिया. आपने एक्सरसाइज नहीं करी है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, फिजिकल मूवमेंट नहीं किया. फिर बहुत जने स्ट्रेचिंग कर लेते हैं और उसको सोचते हैं कि वो स्ट्रेंथ है. सो स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग में भी फर्क होता है, ठीक है. सो स्ट्रेंथ विल बिल्ड योर मसल्स, स्ट्रेचिंग विल लेंथन द मसल्स, राइट. तो मैं फिर भी ये बोलूँगी, आप पहले स्ट्रेंथ करो. इवन 80-year-old show drastic improvement with strength training. There was a lady, I think 83 she was. When I went, she could not even get out of her chair. I had to make her exercise sitting. Sitting with the bands I used to make her do. And by about 3rd or 4th session, she stood up herself from the chair. So for her, that's an achievement, right? So there is nothing hard and fast. Exercise can be regressed. Exercise can also be made difficult. It can be regressive, it can be progressive. So any exercise हर तरीके से करते हैं. आप शायद इस काउच से उठ के खड़े हो सकते हो, एक ओल्ड लेडी शायद नहीं खड़ी हो सकती, तो उनके लिए असिस्टेंस के साथ शुरू होता है. एंड समवन यंग इज लाइक टू इजी, तो उसको आप डिफिकल्ट बनाते हो. तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज द एक्सरसाइज. वॉक के ऊपर उठिए जितना हो, क्योंकि वॉकिंग, रनिंग, you are only using your body. Yeah. You're not building it. And I think muscle loss भी होता है कईयों को. No, so एक तो उधर भी रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी का तो रेजिस्टेंस है, तो बिल्ड तो आप कर रहे हो. देखो, वॉकिंग इज स्टिल बेटर देन sitting on the couch. Absolutely. Yeah. So you still walking. There's gravity playing. So that is resistance. But that is one level. After that, your body adapts. You can't keep doing the same exercise all your life. You have to climb up. क्योंकि बॉडी बहुत अच्छे से अडेप्ट करती है. तो वॉकिंग के ऊपर उठिए, थोड़ा स्ट्रेंथ करिए, फिर पता चल रहा है आप धीरे धीरे इतना ज़्यादा वेट उठाने लग जाते हो. बिकॉज दैट इज हाउ वेट ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मेक्स इट एफिशिएंट, कि आप उसी 1 घंटे में ज़्यादा काम कर लेते हो. Got it. मेरा एक क्वेश्चन है. आई ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ दीज मेन इन द जिम जो काफ़ी मसल होते हैं, उनके काफ़ी वेट भी लिफ्ट कर रहे होते हैं, पर एट द सेम टाइम उनकी बेली बाहर होती है एंड दे आर स्लाइटली ऑन द फैट साइड. मतलब वो ब्रॉड होते हैं, मसल होते हैं, बट काफ़ी फैट होता है उसके ऊपर. उसका क्या कारण होता है? उसका ये क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं.
ट्रेनिंग में भी वेट लॉस एंड मसल गेन। Yeah. जब भी आप वेट लॉस करते हो तो सिर्फ फैट नहीं जाता है, थोड़ा मसल भी जाता है। और अगर बिल्कुल प्रोटीन पे आपने ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा जाएगा। प्रोटीन पे ध्यान दिया या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो कम, तो मसल बच जाती है, ठीक है। सेम जब गेन होगा तो इसका ऑपोजिट करना पड़ता है ना गेन में। तो गेन में भी आप सिर्फ मसल नहीं गेन करते हो, फैट भी गेन करते हो। तो अगर इफ अ पर्सन इज नॉट कटिंग इन टाइम, सिर्फ गेन मतलब आपको कैलोरी एक्सेस रहना पड़ेगा। कैलोरी एक्सेस में फैट और मसल दोनों बनती है। तो जब गेनिंग फेज होता है, people who are trying to build more muscle mass, they have to get into calorie surplus, गेन करते हैं, लेकिन 5-10 किलो के बाद कुछ 2-4-6 महीने में डेफिसिट करते हैं, तो वो गेन फेज रखते हैं। सबका अलग अलग होता है। तो अगर आपका कट सही नहीं हुआ, आपने वो जो फैट गेन किया उसको लूज नहीं किया, तो वो बेली दिखता रहेगा। फिर बॉडी टाइप पे भी बहुत फर्क पड़ता है कि किसी की बॉडी पे वो लीन लगती है। 3 तरह की भी बॉडी होती है, एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो तीनों का स्ट्रक्चर भी अलग लगेगा आपको। तो इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विद द बॉडी स्ट्रक्चर। Okay. So Okay. that's Got it. Is it true for women as well? yes, absolutely. Okay. In fact, lot of people से नो हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, बहुत मसल बन जाती है। सो I think women में तो बहुत ही ऐसा myth है। बहुत ज़्यादा है। तो वेट लिफ्ट करने से हम आदमियों जैसे देखने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इतनी इजीली मसल नहीं बनती है। मसल बनाने में जान निकल जाती है, सालों लग जाते हैं। मसल ऐसे It's नहीं tougher than I बनते। think losing weight. हाँ, It's tougher than losing weight, I guess. यस इट इज। तो 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे बिना मसल बने। तो अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी 3 तरह की जो बॉडी होती है ना, जो एक्टोमॉर्फ होती है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है थोड़ी भी मसल बनाने या दिखने के लिए, लेकिन वो जल्दी से फैट नहीं दिखेंगे। तो तीनों बॉडी का ही जो मेसोमॉर्फ होते हैं वो मसल इजीली बना लेते हैं, थोड़ा फैट भी इजीली आ सकता है उनमें। एंडोमॉर्फ में फैट ज्यादा आता है, मसल भी ज्यादा आती है। तो वो जो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप जो होती है वो थोड़ी लग जाती है लोगों को बल्की टाइप, बट वो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए ये देखना पड़ता है कि किसको कितनी कैसे ट्रेनिंग करवानी है। बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ होती है वो आई थिंक सडनली अपना मसल लूज करते हैं, उनके लिए आप क्या 2 या 3 टिप्स दोगे? डायबिटीज़ के पहले, सबसे पहले तो देखिए, अगर डायबिटीज़ है आपको रूट कॉज पता करना है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, सिर्फ चीनी से डायबिटीज़ नहीं बनती है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से भी डायबिटीज़ नहीं होगी। डायबिटीज़ होती है, देखो ये तो मेटाबॉलिक है, जेनेटिक है, राइट। कोई जेनेटिकली ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तो डायबिटीज़ होगी। आपको पता है फैमिली में कि डायबिटीज़, तो आप एक्टिव होइए ना। जी बिल्कुल। कौन मना कर रहा है? आप एक्टिव होइए, हो सकता है आपको डायबिटीज़ ना हो, राइट। क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज द नंबर 1 कॉज, जिसकी वजह से ब्लेम शुगर पे जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, क्योंकि बिकॉज इट इज टफ, हमको मूव करना टफ है, तो हम चीनी को ब्लेम कर देंगे, हम जेनेटिक्स को ब्लेम कर देंगे। सो मूव, फर्स्ट थिंग इज मूव। either यूज इट और लूज इट इज अ टर्म वी यूज। या तो आप मूव करो, नहीं तो मसल तो वैसे भी जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए कम से कम वॉक तो करो, ठीक है। वॉक हो गया, उसके बाद हमने आगे के स्टेप्स बताए थे। तो जब ये डायबिटिक्स के लिए होता है तो सबसे पहला होता है मूवमेंट। आप प्लीज मूव करिए, वॉक करिए। और वॉक के, अगर डायबिटिक है तो प्लीज 100% आपको वेट ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। इट्स अ गेम चेंजर। वेट ट्रेनिंग आपकी कितनी चीजें रिजॉल्व कर देगा। सिंपल है, जो सेल्स रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं शुगर पे, राइट, वो रिस्पॉन्ड करने लग जाती हैं। तो आपको शुगर कंट्रोल करना इजी हो जाता है। नहीं तो शुगर तो स्ट्रेस से भी बढ़ जाती है। बहुत केसेस ऐसे हैं, लोग डर डर के, मैंने आपको बताया जैसे डर के खाते हैं, डरते कार्ब्स खा नहीं रहे हैं, HbA1c बढ़ा जा रहा है। कैसे? वो तो बेचारा चीनी भी नहीं खा रहा है, आप बताइए कैसे बढ़ रहा है? इट्स द स्ट्रेस। स्ट्रेस इज द साइलेंट किलर। अब स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल, राइट। फिजिकल, मेंटल, environmental, financial, family, all sorts of stress is stress। फिर ऊपर से आप डाल देते हो deprivation, guilt और fear,
तो ये स्ट्रेस बढ़ जाते हैं ज़्यादा. Right. I'll share a story. So I was under a very prolonged stress for some time last year, almost 6-7 months. Acute stress because of something. And then I got my test done. मैं हर 6 महीने में अपने टेस्ट करवाती हूँ. तो मेरा आयन ओके था. मेरे फेरिटिन रिजर्व्स बिल्कुल आई थिंक 6 आया था उस टाइम पे. तो आई रिमेंबर मुझे इमीडिएटली उन्होंने आईवी लगाई और फिर उन्होंने तो यूजुअली आई काइंड ऑफ टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. तो आई ऑब्वियसली आस्क्ड देम कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी आई थिंक 12 या 13 था मेरा. तो चीज़ें ठीक थी, मतलब इट वॉज नॉट दैट बैड. तो उन्होंने कहा कि आपका कारण है कि आप एक्यूट स्ट्रेस में हो शायद बहुत देर से. तो आई नेवर, तो ऐसे करना क्या है, दे सेड कि आप जब खाना खाते हो तो या तो कोई कॉन्वर्सेशन हीटेड मत लो, फ़ोन लो ही मत, और कोई टीवी, यूजुअली आई डोंट वॉच टीवी, तो टीवी तो वॉज नेवर इन क्वेश्चन, बट दे सेड कि आप कोई भी हीटेड, सो आई हैव दिस हैबिट ऑफ डूइंग सम हीटेड कॉन्वर्सेशंस व्हाइल आई एम हैविंग माई फूड. तो उन्होंने कहा ये करो. एंड मतलब उससे पहले बहुत सारी मैं ट्राई कर चुकी थी चीज़ें. एंड ही सेड, आई सेड व्हाट एल्स, ही सेड कि ना व्हाट डू यू लाइक टू डू. आई सेड मेरे को गाने सुनने पसंद हैं. तो ही सेड आप गाने सुनो. सो आई नेवर इमेजिन फॉर सच अ ग्रेव इशू दिस सोल्यूशन वाज कि मैं खुश रहूँ. Yes. It was as And that easy is as true. that. That is true. A happy body is a healthy body. Right. A happy body is a healthy body, irrespective of how the person looks. Aesthetics are different. Right. जो एक चीज जो लोग जिसको बहुत अच्छा मानते हैं, 6 पैक एप्स देखते हैं लोग, सोच लेते हैं ये तो फिट है, ये तो हेल्दी है. नॉट नेसेसरी द पर्सन इज हेल्दी. 6 पैक एप्स इज ओवररेटेड फॉर जनरल पॉपुलेशन. 6 पैक एप्स मैं नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन को तो बोलूंगी भी नहीं कि आप रखो. Yeah, what are the downside of having? Because it's low fat, right? And low fat means बॉडी के लिए एक हेल्दी फैट रेंज होता है, राइट? अगर आप हम किसी को फैट लॉस भी कराते हैं तो हम सबसे पहले फैट रेंज देखते हैं ना, किस फैट रेंज में. सो देयर इज अंडर फैट ऑल्सो, देन देयर इज वेरी लो फैट. सो 6 पैक्स कम इन वेरी लो फैट फॉर्म. मैन विमेन के लिए भाई थोड़ा बहुत भी आ जाए तो भी वो अंडर फैट है, राइट? तो दैट्स टू लो फैट. Your hormones don't work too well. You are cranky. You will have mood issues. It is not easy to maintain 6-pack abs. Wow. And people think 6-pack abs are healthy, but that is aesthetic. What is health? Health is you have good strength, stamina, mobility. You're happy. Right? What you do, how you act through the day, it all shows that, reflects that. So 6 packs are overrated, and people think person who has 6-pack abs will guide me better. They can only guide you to look aesthetically okay. Wow. That's not health. Health is a complex thing. How you behave, how you walk, how you think, all that matters. So health is a broader term, which is what we need to. You have to be out of that fear. You have to be out. You have to be happy. So happiness can come without 6-pack abs also. In fact, people with 6-pack abs struggle. You ask those athletes. Yeah, I mean, I can imagine. So a few years ago, I was trying modeling that time, and I would meet like a lot of people who were already models, and they were like off the salt for like 15 days, Yes. 20 days for shoot, so that Yes. the water retention is not there. And I met like so many women जो बिल्कुल ही स्टाफ कर रही थी, और mentally they were on drugs, and it was a very very terrible experience. And then I realized कि बहुत गलत कर रही है अपनी बॉडी के साथ, क्योंकि बट उनका प्रोफेशन है. सेम कॉम्पिटिटिव एथलीट्स. सो आई एम अ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट ऑल्सो. अगर कोई एक बॉडी बिल्डर है, स्टेज पे जाएंगे, सो सी for that person it's that competition which is important. Right. That's the career. So we have to see who's doing what. So that's that person's career. Right. Yes, they may have to sacrifice all this. Right. Women athlete have to sacrifice their periods. Amenorrhea is common. Athletes don't get periods. Women ऐसा क्यों athlete होता है? I want to because low understand fat. more. Low fat. When you have low fat, you do lose your periods, and it's rampant in athletes, because if they have to maintain that. So see, they know it, and then they decide. So I say you should know. You decide what you want. It's your choice, your body, your choice. I am nobody.
But for a normal person who's not going on in competitions, not an athlete, please don't strive for six pack abs. Right. Have a little belly. You can have a flat belly, Yeah. not washboard six pack abs. So flat belly is fine, that you can maintain. A little paunch is also okay. Your Yeah. organs are all here. Yeah. Especially reproductive system is all here. Right. So that's where. Clearly, all that glitters is not gold. I also want to touch upon hypothyroidism since it's such a rampant issue in a lot of women. And mostly, I think 30 के बाद काफ़ी लोगों का metabolism sluggish हो ही जाता है. तो what would you suggest for those women, if anything additional? Yeah. See, like I said, use it or lose it. So your metabolism doesn't become slow because you start losing muscle, and muscles are only metabolically Right. healthy, right? So that is when you lose your metabolism starts slowing down. So simple, potent thing, weight train. Training. तो Weight जो भी training. देख रहा है, Weight Go to the training gym, is hit the gym actually is- it is the whole thing. You're driving, you're going to a beauty parlor, you're trying this, you're trying that. I said, you want good skin, you want good hair, you want to be mentally good, weight train. Your joints, your body will look better. आज BBL लोग कराते हैं सिर्फ 5 BBL, weight train, build your glutes naturally. Right. So that's what I would say. Weight training is the answer. So thyroid, it's again hormonal issue. If you've created too much calorie deficit in the past, you've done some fat diet, so it does take a toll on your thyroid hormone. Okay, so आपका thyroid की वजह से you start getting hypothyroid and all that. फिर उसके साथ अगर sedentary lifestyle वगैरह है तो ये हो जाता है. तो the number one thing that you have to do is weight training. Then second is what you add as cardio and all that. But do that. If you'll have more muscles, you'll be able to eat more because thyroid में meaning 2 to 300 का वैसे ही आपका मेटाबॉलिज्म नीचे चल रहा होता है उसके ऊपर देन ऑफ कोर्स यू आर ईटिंग लाइक 1500 whereas your metabolism is running at 1300 you will gain weight. उसके चक्कर में आप डबल कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर देते हो. सो इट्स अ वेरी इट्स अ वेरी बैड कॉम्बिनेशन. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एक्सेस कैलोरी डेफिसिट ऑल्सो. लॉट ऑफ पीपल थिंक ओ क्रैश डाइट इज गुड बट यू हैव टू सी लॉन्ग टर्म व्हाट इज इट डूइंग टू यू. सो लॉन्ग टर्म क्रैश डाइट और एक्सट्रीम कैलोरी डेफिसिट्स are not healthy. Got it, got it. Since you were mentioning that you've been coach to so many athletes, bone health is also one problem which is very rampant in India. तो अपनी bone health के लिए हम क्या कर सकते हैं? Number one, weight training. Okay. So weight training works on your muscles and bones both. Okay. Second thing is impact. Impact cardio. देखो अगर आपके मसल ज़्यादा नहीं है आप डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर सकते. इफ़ यूर ओबीस, अगर आपको ऑस्टियोपेनिया ऑलरेडी हो गया, मसल मीन्स डेंसिटी कम हो गया है, यू कांट डायरेक्टली स्टार्ट इम्पैक्ट एक्सरसाइज. सो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ वेट ट्रेनिंग. सो स्टार्ट विथ वेट ट्रेनिंग, gradually मूव टू इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज which could be simply jumping on the spot. Okay. So you have to know that you are already you already do not have weak bones to start off. The impact ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑस्टियोपेनिया है और डायरेक्ट आप रनिंग शुरू कर दो, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है. सो प्लीज बिल्ड इट अप, मे बी जस्ट एटलीस्ट फॉर वन मंथ एंड सी. नाउ स्टार्ट ग्रेजुअली लो वॉल्यूम पे आप इम्पैक्ट शुरू करो. कुड बी ऑन द स्पॉट जंपिंग, लेट्स से ऑन द कार्पेट. Right. Gradually, so like I said, body adapts. Body is beautiful. Okay, it adapts. आज आपने 20 जम्प्स किए, कल आप 25 करो, 30 करो, ऐसे बिल्ड इट अप. जब आप थोड़ा जंप करने लग जाओ फिर थोड़े से आप रन शुरू करो. सो इट्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ weight training or strength training and this impact which builds the musculoskeletal system. Your bones, muscles, even joints are taken care of, and that impact and cardio will build the cardiovascular system as well. Though even weight training builds that up. So it's this combination is very good.
Third comes stretching. I'm not saying, I'm not denying. See, so you choose, I always say, choose high ROI activities. Right. Return on investment should be high. For the time or energy that you're giving, you should get more result. So for that, number one is weight training. Second is HIIT or low heart rate cardio and all that. Third comes yoga, Pilates, and all that. So which are low impact. So get them in that sequence. Right. Yoga, Pilates, yes, you can reverse it also. Or someone who's actually dealing with high stress can also start with yoga, Right. but strength training helps. It's this combination because your nervous system constantly balances between two extremes. So fight and flight and rest and digest. So we need to understand if we don't push our body for in that flight and fight also while you are under tremendous stress, your body still doesn't understand the resilience thing. So that is why you should while you do your breathing and pranayam and all that, try to calm down, do go out so that that extreme stress comes out in that training. So you're actually creating an outlet there. It's not just trying to calm down the nervous system on its own. It's tough. But when you do the combination, it is beautiful. So I've seen I've seen miracles. My first client, she could not ovulate. Oh, okay. She had juvenile diabetes. Okay. First client. We trained everything. So she's not losing weight for a long time, but she's 6 months. She goes to her gynecologist. Gynecologist looks at her. She said, whatever you're doing, continue. Okay. So that was such a confidence booster. Imagine that's your first client, juvenile diabetes. So when I'm training people, my heart is in my mouth. I'm training people with cervical issues, slip discs, and all that. Every step has to be taken cautiously, right? So she and I both get confidence with what the doctor says. 12 months down the line, I make her do some exercise, some jumping and all that. She said, Mitushi, my back is hurting today. I said, why? And I'm wondering, what did she do that her back is hurting? 2 days later, we come to know that she's pregnant. Oh. That's the miracle I'm talking about. So I said, you know what will happen to me if someone comes to know I made you do this exercise when you're pregnant? She said, as if I knew. She said, even I didn't know. Wow. She couldn't ovulate without medicines and then she's ovulating. Wow. So I have seen miracles with strength training. That's why I say, for everyone who has PCOS, PCOD, please hear to this and start training. Absolutely. Any disease, you don't want medicine, give a shot to weight training. That is one potent medicine. It's been a while. Somebody has really. I'm really passionate because I mean, I've seen amazing to see you. changes like that Right. without medicine. Imagine someone athlete struggling with HbA1c, not able to figure out with a dietitian, Right. and still struggling. And all she needed was the fear had to be out, and her body responded. Right. Just getting the fear out of the person, the stress. I was also seeing this reel where I think you've mentioned something that you were 34 and 87 and then you moved to 57, something like that. Age or weight? So I saw this reel where you were at 34 and you were weighing maybe in 80s. Yeah, talk to us a little bit about your own fat loss Okay, journey. so I was 34. I delivered my second child, and I was happy then also. I didn't even know that I was 87 kgs. Okay. So, and that time I was not a coach. So I said, okay, now 34, I'm 34. I know it will not be easy to lose weight after the first child. I lost easily. So I said, okay, let's join a gym. So, and I'm kind of a hyperactive person. Okay. So I used to exercise for 2 to 3 hours. And I used to see sweat on my t-shirt and I used to get that kick. Oh, I've exercised a lot. Oh, now I've exercised, so I will not eat. Otherwise, I'm going to ruin all the effort. So I would not eat. I did that for 1 year. And I ended up with a severe muscle injury. Wow. That is when my journey actually started off a coach. Because I said, while I lost 20 kgs, some 18-20 kgs I lost, and I also ended up with a muscle injury. I said, what happened?
I was exercising, but yes, I thought I have to eat less and move more. So I was doing that, calculating every calorie, seeing, not calculating, seeing, oh, Monaco biscuit has lesser calories than this fruit. I will eat Monaco biscuit. So I was only focusing on Calories. not my other nutrients, nutrition. So ended up with a muscle injury. That's when I enrolled for Pilates and I became a Pilates teacher. Okay. That was not enough for me to get all my answers. Then I did fitness training course. That's when I started getting the answers. I said it was vitamin D deficiency, not taking care of my protein intake and starving my body with excess workout and then not eating. So my body started eating itself up. Right, so I started losing muscle while I was losing fat. Also, I was losing muscle as well. That is why the weight dropped down so much, right? So 20 kgs, I must have lost some 5 to 8 kgs of muscle also. Wow. 5 to 8, 8 would be maybe on the higher side, maybe 5 kg. I still do not know how much muscle I lost, but then I have built that muscle up. I've reversed it. Now, before marriage, I was 54 kgs. Today, I am at 60 kgs and I look leaner than what I used to look at 54. And I'm eating much more than what I used to eat then. So I wanted to understand what's your routine like now in terms of exercise and food both. Okay. So people think I exercise a lot, but I exercise 5 to 6 hours a week. Okay. Okay. You can easily make your body in those 5 to 6 hours a week. Even in 4 hours, you can make. 4 hours in a week is not too much to ask for, right? So I wake up, I start with my sessions. They can start at 5 a.m., 6. So I start early. I'm an early morning person. So I wake up at 5. First thing I do is eat breakfast. No matter what time I wake up, I have to eat. Then go for my sessions and all that. And once I finish my morning sessions is when I go for training myself. That's when I I do 1 hour of training, 50 to 60 minutes only. My training is also not stretched. Then I eat my post workout nutrition, which is usually a dessert and protein supplement. So I'm a pro sugar person. So I do eat in a limit. 5 to 10% is coming from added sugar, which is only post workout. Okay. I don't eat sugar through the day then. So that time I eat my favorite mithai or something, protein. Then I do my sauna, steam, whatever I want to for recovery. So I strongly recommend steam also for whoever has this available should use it. So I do 15 to 20 minutes of steam, Okay. then all that, and then come back home, eat lunch, and then I start with my evening sessions, Okay. which can start anytime after 2 o'clock. Got it. Yeah. And this brings us to the last segment of ours. It's called the rapid fire. So you'll have to give a quick answer Yeah, yeah, on yeah. these. So the first one is cardio or strength. Strength. One wellness hack you swear by. One wellness hack. Okay. Wellness hack I swear by. This I'll have to think. Hack you're saying? Wellness hack. Oh, sorry, Okay, wellness cool. hack is too. Okay. The third one is most. So wellness hack again. I would say strength only. Sorry, Okay. it has to be the same. Yeah. Okay, cool. Yeah. Third is most overrated exercise. I give you two Yeah, go ahead. burpees and planks. Okay. I hate burpees. So I would want to explain since I said burpees. Please go ahead. Yeah. Burpees is extremely overrated. You do 2 exercise both in the worst form. So it's a combination of strength and cardio. So I would rather say do your cardio, do simple running and strength so that at least you have good form in both. And planks, if you're starting out, fine, for some time it's fine. Going beyond 1 minute just doesn't make sense. You do need progressive overloads. I would say movement is better than isolated. Okay. Favorite fitness equipment? Resistance bands. Bands. Okay. Tea or coffee? Coffee for me. Okay. One word to describe your coaching style. No fear. Okay. Fearless. Okay. Diet food you would never recommend.
diet food, all these diet friendly things, detox. Okay. No Okay. detox. Okay. Most common excuse you hear from clients. Most common excuse. I don't get time. If not fitness, what would you be coaching people on? I would have been a teacher. Really? Would be some teacher. Okay. Maybe parenting. Okay, cool. Thank you so much, Mrs. Mitushi. I think I am very, very encouraged to go back and work out every day, especially strength train, and not really go and walk, and also take care of my diet. Yeah. And I'm guessing everybody who's watched the episode today would also, take back that to their places. I don't know how this 1.5 hours passed. It was such a learning experience from you. So thank I'm you so glad. much for joining today. Thank you. Most bad.